Hello students, this is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विधा क्या है। विधा का अर्थ है किस्म, वर्ग या श्रेणी, अर्थात विविध प्रकार की रचनाओं को उनके गुण धर्मों के आधार पर अलग करना। विधाएं कई प्रकार की होती हैं। साहित्य में विधा शब्द का प्रयोग एक वर्ग कारक के रूप में किया जाता है। विधाएं स्पष्ट श्रेणियां हैं, इनकी कोई निश्चित सीमा रेखा नहीं होती है। इनकी पहचान समय के साथ कुछ मान्यताओं पर आधारित होती है। हिंदी गद्य साहित्य में हिंदी साहित्य की निम्नलिखित विधाएं होती हैं, जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र इत्यादि। यहाँ पर बहुत सारी रचनाएं दे रखी हैं। ये सब हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाएं मानी जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं नाटक किसे कहते हैं। नाटक काव्य का एक रूप होता है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि यानी जिसको हम सुन नहीं सकते बल्कि देख भी सकते द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है और उसे नाटक का दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक में पात्रों एवं घटनाओं का चित्रण किसी अन्य पात्र की अनुकृति के रूप में किया जाता है। नाटक में श्रव्य काव्य से अधिक रमणीयता होती है। बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके उसको सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते सप्रमाण रूप में अंकित किया जाता है। नाटक में फैले हुए जीवन व्यापार को ऐसी व्यवस्था के साथ रखते हैं कि अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न हो सके। नाटक का प्रमुख उत्पादन है उसकी रंगमंचीयता। नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं? पाश्चात्य विद्वानों ने के मतानुसार नाटक के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं, जैसे पहले कथा वस्तु और पात्र या कैरेक्टर चरित्र चित्रण कैसा होना चाहिए, संवाद कैसा हो, उस नाटक की भाषा शैली लोगों को अट्रैक्ट करने वाली हो, देश काल और वातावरण का पूरा भौगोलिक वर्णन किया जाता है और सबसे लास्ट में देखते हैं कि किसी भी नाटक को लिखने से पहले उसका उद्देश्य क्या होता है। हिंदी के एकांकी लेखकों में राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, जगदीश माथुर, विनोद रस्तोगी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। हिंदी के नए नाटककारों में मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, दयाल सक्सेना आदि प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं में दूसरी महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है निबंध। निबंध किसे कहते हैं? तो निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है बंधा हुआ, अच्छी तरह से बंधा हुआ। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, श्रेष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सभ्यता के साथ किया जाता है। ऐसा कहना है कि बाबू गुलाब राय का इस तरह के निबंध की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत हुई हैं। आलोचकों ने निबंध को गद्य की कसौटी भी माना है। निबंध में लेखक किसी विषय का पूर्ण चिंतन करते हैं, मूल्यांकन भी करते हैं और परीक्षण करके उसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। हिंदी गद्य की तीसरी महत्वपूर्ण विधा है कहानी। कहानी क्या है? जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली अपने में पूर्ण कलात्मक गद्य विधा को कहानी कहा जाता है। हिंदी में मौलिक कहानियों का आरंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के बाद हुआ। कहानी हमारे देश के लिए नई चीज़ नहीं है। हमने बहुत छोटे में भी बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और उनसे कुछ प्रेरणा भी मिलती है। आधुनिक कहानी जीवन के किसी मार्मिक तत्व को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करती है। तो कहानी हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा मानी जाती है, जिसमें कहानी के बहुत सारे तत्व भी होते हैं। इसमें जीवन के विभिन्न भावों और पक्षों का संवेदनात्मक एवं सौंदर्यपूर्ण चित्रण किया जाता है। यद्यपि इसका प्रधान लक्ष्य मनोरंजन होता है, लेकिन उसमें मनोरंजन के साथ साथ जीवन का संदेश, पूर्वजों के अनुभव इत्यादि भी शामिल होते हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इसमें काफ़ी विवादास्पद चीज़ है, लेकिन
ये अभी भी विवादास्पद है। मुंशी इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी और किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती एवं बंग महिला की दुलाई वाली में से कौन प्रथम कहानी है, ये विषय आज भी उलझा हुआ है। लेकिन सर्वमान्य ये है कि 1900 ईस्वी से कहानी की रचना का प्रारंभ हुआ था। कहानी के भी निम्नलिखित 6 तत्व माने जाते हैं: कथा वस्तु, पात्र का चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। कहानी की चौथी महत्वपूर्ण विधा है उपन्यास। उपन्यास शब्द का आविर्भाव संस्कृत के उपन्यस्त शब्द से हुआ है। उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है सामने रखना। इस प्रकार मानव जीवन, समाज या इतिहास के यथार्थ सत्य को संवाद एवं दृश्यात्मक घटनाक्रमों पर आधारित चित्रण के माध्यम से पाठकों के सामने रखना। किंतु इस अर्थ में उपन्यास का प्रयोग आजकल नहीं होता है। हिंदी में उपन्यास शब्द अंग्रेजी नॉवेल का पर्याय बन गया है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु को माना जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद, जिनको हिंदी साहित्य उपन्यास का महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, सेवा सदन उनका सर्वप्रथम उपन्यास था। सेवा सदन, इसमें नागरिक जीवन और समाज के मध्य वर्ग की सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया गया था। अगली महत्वपूर्ण विधा है जीवनी। जीवनी जीवनी क्या है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। विशिष्ट व्यक्तित्व के सभी लोग नहीं होते हैं। समाज और देश के कुछ चुने हुए लोग ही विशिष्ट व्यक्ति माने जाते हैं। उनकी ये विशेषता उनके विशेष कार्यों पर निर्भर करती है। ऐसे ही विशिष्ट पुरुषों की जीवनी लिखी जाती है। स्वरूप कह सकते हैं कि हिंदी में जीवनी को जीवन चरित्र और जीवन चरित्र भी कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की जन्म से मृत्यु तक की घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण को जीवनी कहा जाता है और अंग्रेजी में हम इसे बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी। हिंदी में जीवनी को जीवन चरित्र भी कहा जाता है। जीवन शब्द जहाँ व्यक्ति के जीवन की बाह्य घटनाओं को प्रकट करता है, वहाँ चरित्र व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं को प्रभावित करता है या फिर प्रकाशित करता है। अगला है आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है। आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस गद्य साहित्य में लेखक अपने जीवन की स्मरणीय घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन और विश्लेषण करता है, उस गद्य साहित्य को आत्मकथा कहते हैं। जीवन के आत्मकथा। जीवन के आत्मकथा और परकथा दो भेद किए जा सकते हैं। आत्मकथा में व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के संबंध में लिखता है, जबकि परकथा में व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में लिखता है। आत्मकथा में तटस्थ और निर्दोष दृष्टि का होना आवश्यक है। सामान्यतः आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर देखा जाता है कि आत्मकथा लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है या फिर दूसरे की। आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है और जीवनी क्या होती है? जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है और जीवनी में जहाँ बहुत सी बातें अनुमानित भी होती हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति सब कुछ आपके बारे में एग्जैक्ट नहीं जान पाता है। अगली महत्वपूर्ण विधा है रेखाचित्र। रेखाचित्र किसे कहते हैं? तो रेखाचित्र कहानी से मिलती जुलता हुआ साहित्य है, उसकी एक विधा मानी जाती है और ये नाम अंग्रेजी के स्केच शब्द को नाप तोल से बना हुआ है, उसी के नाम से बना हुआ है। रेखाचित्र में कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी वस्तु व्यक्ति या दृश्य का चित्रण किया जाता है या फिर उसको प्रस्तुत किया जाता है। इसे शब्द चित्र भी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रेखा चित्र नाम से स्पष्ट है, किसी घटना अथवा स्थान का ऐसा वर्णन किया जाए कि पाठक के मन मस्तिष्क पर एक रेखा बन जाए।
जो उसे कभी भूल ना पाए। रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका और रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार रेखा चित्र के माध्यम से या रेखा चित्रकार शब्दों के द्वारा ऐसे भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो उसकी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होती हैं। लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे संस्मरण। संस्मरण क्या है, देखते हैं। संस्मरण गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक स्वयं अपनी अनुभूतियों या स्मरण के द्वारा या स्मरण के आधार पर अंकित करता है। इसमें प्रायः किसी महापुरुष के साथ रहने की घटनाओं का वर्णन किया जाता है। जब किसी यात्रा का वर्णन होता है तो उसे यात्रा संस्मरण कहा जाता है। तो संस्मरण में आत्मपरकता होती है। ये हमारी पुरानी यादें होती हैं जो अचानक से याद आ जाती हैं। संस्मरण हमारा अतीत का ही होता है, अर्थात भूतकाल का होता है। संस्मरण हमेशा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का ही होता है जिसके साथ हम रहते हैं और उसके बारे में बाद में हम उसका वर्णन करते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र दोनों में अंतर है। रेखा चित्र में आत्मपरकता नहीं होती है जबकि संस्मरण में आत्मपरकता होती है। इसमें कुछ बची हुई स्मृतियां हमारे दिल दिमाग में रेखा के रूप में बन जाती हैं और संस्मरण में हमारी पुरानी यादें होती हैं जो हमें अचानक याद आती हैं। रेखा चित्र किसी भी काल का हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि भूतकाल का हो, ये आपका वर्तमान काल से भी जुड़ा हो सकता है, लेकिन संस्मरण जो है वो अतीत की यादें होती हैं। रेखा चित्र में हम सामान्य व्यक्ति के बारे में भी वर्णन कर सकते हैं, लेकिन संस्मरण हमेशा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में ही किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।